लेकिन हमारी है। आप मुझे वक्त बताइए, आप मुझे मैं इतनी आपसे गुजारिश करूँ, आप मुझे वक्त बताइए, उस हिसाब से मैं हाउस में आके जवाब दे दूंगा। लेकिन साहब मेरा पिछली बार की कचरा बढ़ता गया। मैंने इसलिए जब सेक्रेटरी साहब मेरे पास आए, मैंने इसे कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप पहले तय करिए कि कितने बजे मुझे जवाब देना होगा, मैं खड़े होकर जवाब दे दूंगा। मेरा कोई इरादा नहीं है कि मेरी वजह से कोई जो है ना बोले। आप टाइम तय करते हो, पार्टियों को टाइम जो है फॉलो करना होता है। मैं अभी भी कहता हूँ, मुझे फिलहाल अभी मैं थोड़ा सा टाइम दे सकता हूँ। ये सजा साहब पूछ रहे हैं क्या जिम्मेदारी है, मुझे दास पकड़ना ना। आई हैव टू गो टू श्रीनगर, आई हैव टू गो टू गुलमर्ग, आई हैव टू डू द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द खेलो इंडिया गेम्स। I have everything is not a joke. I have a visiting union minister. We have the National Khelo India Games. It's not a joke. Okay, so let us not listen to it. So therefore, no, we can make jokes out of everything. This is not a joke. So therefore, take us serious up. मुझे जहाज पकड़ना है, जहाज मैं फिर ये बात दोहराता हूँ, मैं आप तक छोड़ता हूँ। अगर आप कहते हैं कि लंच के बाद दोबारा आना है, मैं 3 बजे खड़े होकर अपना जवाब शुरू कर सकता हूँ, लेकिन वैसा आपने करना ना, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। अगर आप मंजूरी को समझेंगे, मैं कहता हूँ कि पवन जी को मैं इनकी ग्रांट्स पर पहला पूछने के लिए होगा, और 3 दिन तक बोलना है। आप मेहरबानी करके बस ठीक है। स्पीकर सर, गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट पेश हुआ, उस बजट के बाद हाउस में जो डिस्कशन रही, उस डिस्कशन के वजह से मैं आज जवाब देने के लिए खड़ा हूं। लंबी तकरीर नहीं करूंगा, क्योंकि जितना बोलना था उस दिन कोई 1.25 घंटे में सारी बातें जो है हाउस के सामने रखी गई। कई सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने डिस्कशन में हिस्सा लिया। काफी हमारे साथी ऐसे हैं हाउस के जो नहीं ले पाए, मैं भी माजरत खा हूं। कोशिश करूंगा कि 3 दिन के जो मेरे ग्रांट्स हैं, जो आप इस डिस्कशन में बात नहीं कर पाए, उसमें कर लीजिए, और उसमें शायद मुझे ज्यादा वक्त मिलेगा जवाब देने का। मैंने जिस अंदाज में बजट अपनी तकरीर शुरू की थी, उसको भी यहाँ बहस का एक मुद्दा बनाया गया। हमारे नौजवान साथी वहीद बरा साहब जब तकरीर कर रहे थे तो कहा कि ये पेसिमिस्टिक था। आपने पहले ही हाथ ऊपर किए और कहा कुछ नहीं है। इत्तेफाक से ठीक यही सवाल जब बजट के बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देने गया था, तो ठीक यही सवाल मुझसे वहां पर ही पूछा गया था कि क्या ये पेसिमिस्टिक नहीं था। मैं तो अपनी जगह मानता हूं कि पेसिमिस्टिक नहीं, रियलिस्टिक था। मैंने हकीकत को बयान किया। मैंने ये कहा कि जिस्म पे जख्म है, जो मरहम है कहां लगा। पेसिमिस्टिक ये होता, हार मैं वहां पे मानता जब मैं ये कहता कि जिस्म पे इतने जख्म हैं, अब मौत ही शायद बेहतर है। जब मैं ये कहता कि जिस्म पे इतने जख्म हैं, मेरे पास इतने मरहम लगाने के लिए है ही नहीं गुंजाइश। फिर मैंने ये कहा कि जिस्म पे जख्म है, जो मेरे पास मरहम है कहां कहां लगाऊं। और ये जम्मू कश्मीर की असलियत है, ये हमारी हकीकत है। इस हकीकत से हम इनकार करें तो कैसे करें? क्या ये सच्चाई नहीं है कि जितनी हमारी मुसीबतें हैं, जितनी हमारी मुश्किलात हैं, जितने हमारी डिमांड्स हैं, उतना पैसा हमारे पास है नहीं? ये असलियत है। अगर जरूरत के मुताबिक पैसा होता
तो शायद हमारी आज ये हालत नहीं होती। क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं वो तमाम पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं अपने हाथ में आज ले पाऊं और उनके काम शुरू कर पाऊं? नहीं। क्या ये हकीकत है कि मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त बिजली दे पाऊं? नहीं। आज के दिन में तो शायद जम्मू कश्मीर को 24 घंटे बिजली देने का भी हमारे पास बजटरी जो है प्रोविजन है नहीं। हमें मजबूरन कट लगाने पड़ते हैं। हमारी सोशल वेलफेयर स्कीम है, हालांकि उनको हमने बजट में बढ़ाने का काम किया, क्या वाकई वो लोगों की जरूरत के मुताबिक है? नहीं है। ऑनरेबल एमएलए ने यहाँ अपनी तनख्वाह के हवाले से बात की, क्या हमारी तनख्वाहें इनकी जरूरत के मुताबिक है? नहीं। क्या जितना आप गाड़ी के तेल पे खर्च करते हो क्या उतना पैसा हम आपको देते हैं? नहीं। तो हकीकत यह है जितना हमें चाहिए उतना है नहीं, लेकिन जितना है उसका सही इस्तेमाल हो, उस हवाले से मैंने अपनी तकरीर शुरू की। तो मैं फिर ये बात दोहराता हूं स्पीकर साहब, मेरी बात पेसिमिस्टिक नहीं थी, रियलिस्टिक थी। हकीकत को मद्देनजर रखते हुए, सामने रखते हुए मैंने अपनी बात की। अंग्रेजी में एक कहावत है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ। अपना कोट वैसा ही सियो जितना आपके पास कपड़ा है। और हमने बजट में भी यही कोशिश की। हमने हवा में बात नहीं की, बढ़ चढ़ा के पेश नहीं किया। हमने वो बातें नहीं की जिनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। सोच समझ के हमने ये बजट पेश किया ताकि जो हमने सोशल वेलफेयर मेजर्स इस बजट के तहत प्रपोज किए हैं उनका इन्फ्लेशनरी इफेक्ट लोगों पर ना पड़े। सजाद साहब ने, हालांकि मैं हाउस में मौजूद नहीं था, लेकिन जवाब तैयार करते हुए मैं इनकी तकरीर सुन रहा था। मैंने पूछा कि विल दिस बजट हैव एन इन्फ्लेशनरी इफेक्ट, अ मैसिव इन्फ्लेशनरी इफेक्ट? बिल्कुल नहीं। मामूली थोड़ा सा अगर होगा भी, लेकिन हमें वो भी नहीं लगता है होगा। और हमने बढ़ चढ़ा के जो है ज्यादा लोगों के ऊपर दबाव डाला नहीं है, बोझ नहीं डाला, जिम्मेदारी से काम किया। और आगे भी इसी जिम्मेदारी से जो है हम लोगों की मुश्किलात हल करेंगे। हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि हमने क्या क्या वादे किए। अब हम जानते हैं हमने लोगों से क्या वादे किए। आपसे ज्यादा उन वादों को हमने दोहराया। इलेक्शन के दौरान अपने मैनिफेस्टो के हवाले से आप लोगों ने हमारे मैनिफेस्टो के हवाले से थोड़ी बात की, लेकिन उससे ज्यादा हमने की। हम जानते हैं हमने लोगों से क्या क्या वादे किए हैं। और मैं फिर इस बात को इस हाउस में दोहराता हूं, अब हम वादा बंद हैं, हम अपने वादे जो है लोगों के साथ किए हैं वो पूरा कर लेंगे। लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि पहले बजट में सारा कुछ होगा, कि हम बस एक ही तकरीर में आके सारे मसले जो है हल करेंगे या सारे अपने वादे जो है पूरे करेंगे। हमने ये कहा कि हम शुरुआत करके एक बुनियाद डालेंगे, एक वो मजबूत बुनियाद जिससे हम एक इदारा, एक ढांचा जो है कायम कर सकें। यही इस बजट का मकसद था। इस बजट के हवाले से हम लोगों को ये पैगाम, ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि हम अपने वादे भूले नहीं, हम अपने वादों पर कायम हैं। और जैसे जैसे ये हुकूमत का जो है टर्म आगे बढ़ता जाएगा, हम अपने वादे जो है पूरे करेंगे। और इसके लिए हमने जो है एक शुरुआत की। अब क्या खता है अगर हमने सबसे गरीब लोगों को सबसे पहले मदद की? क्या ये गलत है? क्या मुझे सबसे ज्यादा अमीर लोगों को पहले मदद करनी चाहिए थी? हमने शुरुआत वहां की जहां इस शुरुआत की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इंशाल्लाह जिस तरह मकान बनता है, पहले आप बुनियाद डालते हो, फिर पहला मंजिल डालते हो, फिर स्लैब चढ़ाते हो, फिर दूसरा मंजिल चढ़ता है, फिर छत लगाते हो, इसी तरह
इस बजट में हमने घर की बुनियाद डाली। इंशाल्लाह अगले बजट में घर का पहला मंजिल बनेगा और उसके बाद आखिर के बजट तक हम घर का छत चढ़ा के उस घर को लोगों के हवाले करेंगे। फिर लोगों पर है वो उस मकान को पसंद करें या ना करें, हम अपनी तरफ से जो है अपना काम कर लेंगे। यहां बजट के डिस्कशन के दौरान शुरुआत हुई, रिवायतन शुरुआत यहां से हुई। फिर पहली तकरीर मेन ऑपोजिशन पार्टी के हवाले से, ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे बिल्कुल सुनील गावस्कर के अंदाज में जनाब मनकोटिया साहब पैड ग्लव्स हेलमेट पहन के उतरे मैदान में। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हुआ कि उतरे थे क्रिकेट के मैदान में लेकिन खेलने लगे फुटबॉल। डिस्कशन था बजट पे लेकिन तकरीर थी गवर्नर एड्रेस वाली। शायद अगर 20-25 मिनट तकरीर की तो 20 मिनट उसमें सियासी बातें, 5 मिनट बजट के हवाले से। गवर्नर साहब के खुतबे के डिस्कशन के बाद जब यहां पे गवर्नमेंट की तरफ से मैंने जवाब दिया, उसके बाद मैंने कहीं से सुना था कि मेरे जवाब को लेके थोड़ा एक टेंशन सा बन गया था और हमारे जो मेन प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है उनकी काफी खिंचाई हुई। फिर आप लोगों ने इनको सारा वो क्या कहते हैं इसको, आपने घेरा नहीं, इनको सारा जो वो इश्यूज हैं वो सारा चेंज हो गया। नैरेटिव, हाँ सही, थैंक यू, मैं वो लफ्ज ढूंढ रहा था, कभी कभार मेरी अंग्रेजी खराब हो जाती है। वो नैरेटिव इनको आपने चेंज करने दिया। यहां से भी पढ़े, दिल्ली से भी पढ़े। मैंने इस बात को मैंने मजाक के तौर पे मैंने इसको ज्यादा सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि हम अक्सर बेचकर अपने आप को बहलाने के लिए जो है बातें सुनते हैं। लेकिन जब मैंने मनकोटिया साहब की तकरीर सुनी, इनकी तकरीर ने साबित किया कि वाकई जो मैंने सुना वो सही सुना। क्योंकि जिन जिन चीजों पे हमने सुना था इनकी धुलाई हुई, बिल्कुल उन्हीं चीजों पे मनकोटिया साहब ने अपनी तकरीर की। 370, महाराजा साहब, लोगरा रूल, 13 बजट के हवाले से कोई खास बात हुई नहीं। अब हालांकि ओपनिंग में उन्होंने मुझे बहुत गुंजाइश छोड़ी कि मैं उसी तरफ जाऊं। प्रेसिडेंट रखा, मैं चाहता तो मैं भी अब अपनी सारी तकरीर वहां खींच लेता, मुझे बजट पे बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैंने जितना कहना था एलजी साहब के खुतबे के दौरान कह दिया। मुझे नहीं लगता आगे कुछ कहने की जरूरत है। मैं शुरुआत अपनी बजट के रिप्लाई के हवाले से जिस इशू पे आज हाउस में थोड़ी देर के लिए बहस चली, मैंने बीच में इंटरवीन किया। हमारे जो एडहॉक डेली वेजर्स, जिनको मैंने इससे पहले जब थोड़ी देर के लिए खड़े होकर कहा, मैंने कहा ना इनका एक सोशल इशू है, ह्यूमैनिटेरियन इशू है। गवर्नमेंट के लिए तो ये पैसों का मामला है, लेकिन उनके लिए
मामला अलग है। जो उनके साथ हुआ कल, मैं उसको दोबारा नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर मैं माफी चाहता हूं। मैं बार बार मनकोटिया साहब का ही जिक्र करता हूं, लेकिन उठे ही ये थे, नहीं तो किसी और का नाम लेता मैं। इन्होंने उठ के कहा कि ये नौबत आई क्यों। अच्छा क्या आपने पूछा ना, ये नौबत आई क्यों? मैं भी जानना चाहता हूं ना नौबत क्यों आई, क्योंकि हमें आए हुए तो 4-4.5 महीने हो गए और बाहर रहे भी 10 साल हो गया। मैं मानता हूं हमने कुछ नहीं किया, मैं इसी बात पे आ रहा हूं। मैं मानता हूं ना हमने कुछ नहीं किया, इसीलिए तो हमारे 2014 में अगर किया होता, बदकिस्मती से हमारी बदकिस्मती, हमने तैयार किया था सारा निजाम इनको रेगुलराइज करने का। उस सैलाब में हम बह गए, उनका वो रेगुलराइजेशन भी बह गया। नीचे हमसे नहीं हुआ, मैं मानता हूं नहीं हुआ हमसे। राजा साहब, श्यामला शर्मा साहब गवाह हैं, जानते हैं हमने कितनी तैयारी की थी। नंबर भी हमने फाइनलाइज किया था, प्रोसेस भी फाइनलाइज किया था सारा, लेकिन चलिए ऊपर वाले ने रखा नहीं था कि हमारे हाथों में नहीं हुआ, हम हार गए। आप लोग आए, फिर क्या किया? मैंने गहराई से इसमें जाने की कोशिश की कि आखिर किया क्या आप लोगों ने। फिर जब आपको मौका मिला, मैंने पुरानी बजट की स्पीचें निकलवाई, जिसमें आप सब हुकूमत में शामिल थे, लगभग सारे जो साइड बैठे हैं सारे, हर बजट स्पीच में आपने इन्हीं डेली वेजरों के साथ जो है वादे किए। पहले बजट स्पीच में पैरा 173, 174, 175 पहले तो आपने ये बताया कि आप कर क्यों नहीं सकते हो। If the entire lot of such workers is regularized, the financial implications shall work out to 1925 crores per annum approximately. तो पहले आपने कहा कि क्यों नहीं हो सकता है। फिर कमेटी बनी, सुनिए ना, फिर कमेटी बनी, ठीक है, अच्छा किया, बनाया आपने कमेटी। मैंने सोचा ठीक है ना, कमेटी बनी तो अगले बजट में उसका कहीं ना कहीं एक फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ होगा। तो मैंने उसके बाद ये 15-16 की बजट थी, 16-17 का मैंने निकाला। 16-17 के हवाले से आपने सिर्फ इतना ही कहा कि हाई लेवल पावर कमेटी जो है वो तश्कील की गई है और हम इनके लिए कुछ करना चाहते हैं। फिर कुछ नहीं। फिर 17-18 की तकरीर आई, उसमें तो आप और ज्यादा गए। आपने कहा कि मेरे पास मुझे 2 फैसले करने हैं, मैं या तो 7th पे कमीशन दे सकता हूं या इन डेली रेटेड वर्कर्स को रेगुलराइज कर सकता हूं। और क्योंकि मेरे ऊपर मुलाजमों का दबाव ज्यादा है, मैं रेगुलराइजेशन नहीं कर सकता हूं, मैं 7th पे कमीशन दे देता हूं। और फिर कहा over the course of the next financial year, I intend to start the process of regularization of casual workers. I intend to start. तीसरा बजट, हाँ 3। चौथे में जब हम आते हैं तब जाके आपने थोड़ी पेशरफ की, क्योंकि आपको मालूम था कि अब चौथी बार आ रहे हो तो कुछ तो कहना पड़ेगा। चौथी बजट से 1 महीना पहले, क्योंकि ये सेशन अगर मुझे याद है हम जनवरी में यहां बैठे हैं ना, मैं उस टाइम वहां बैठा था, हमें जनवरी में यहां बिठाया गया। दिसंबर में एसआरओ निकलता है, एसआरओ 520 तो उस एसआरओ के हवाले से फिर बजट में बात आ जाती है। As you are aware, the government has put into place a comprehensive policy, falana, and this policy seeks to address the implementation will ensure sustainable livelihood for them. ठीक है, तो अच्छा एसआरओ भी निकला। कितने लोग रेगुलराइज हुए आपके एसआरओ के तहत?
570। इस नंबर के तहत जो बजट में आपने दिया 61,000 के आसपास आपने उस वक्त नंबर लेना था डेली वेटेड वर्कर्स का, 570 आपने रेगुलराइज किए चौथे बजट तक। चलिए 18 में ही आपकी हुकूमत गई, गिरा दी आपने हुकूमत, महबूबा जी वज़ीर आला रही नहीं, गवर्नमेंट गई। उस एसआरओ को आगे चलाना चाहिए था, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, वहीं रखा, जहां पे आप लोग छोड़ गए वहीं रखा। और फिर ठीक 2 साल पहले जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को सामने रखते हुए उस एसआरओ को कैंसिल किया गया। उनके रेगुलराइजेशन का जो थोड़ा सा दरवाजा खोला हुआ था, उस दरवाजे को बंद किया। फिर आप पूछते हो ना कि सड़क पे क्यों आए? जब इनके रेगुलराइजेशन का दरवाजा ही बंद किया गया, और जब बंद किया गया आप लोगों ने कुछ कहा नहीं, तो ये नौबत तो आनी ही थी। अब हमें इस सिलसिले को दोबारा का फिर हमारी मजबूरी बन गई। अब जब ना रेगुलराइजेशन के लिए एसआरओ है, जब ना कोई फ्रेमवर्क है, अब इन सालों में इनके नंबर में क्या तब्दीली आई है, उस पर भी अब शायद अग्री करना आज के दिन में मुश्किल होगा। क्योंकि इस बजट को जब मैं देखता हूं नंबर 61,000, जब मैं गवर्नमेंट का नंबर देखता हूं तो उससे कहीं गुना ज्यादा। तो हमें ये सिलसिला हम 0 से शुरू कर रहे हैं। तो आज कम से कम उन डेली रेटेड वर्कर्स और हमारे जो हैं कैजुअल एडहॉक, उन्हें इस बात का एहसास देने के लिए कि हम उनको भूले नहीं हैं, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, मैं आज एक कमेटी इस हाउस के जरिए से अनाउंस करना चाहता हूं। मैं इस बजट तकरीर के बाद उस पर बाज़ाब्ता ऑर्डर करके चीफ सेक्रेटरी साहब के जिम्मे रख के इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, प्लानिंग सेक्रेटरी, जीएनडी सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, क्योंकि इसमें लॉ का भी एक बहुत बड़ा रोल बनता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। उन्हें 6 महीने का वक्त देके उनसे कहा जाएगा कि 6 महीने के अंदर अंदर बाज़ाब्ता एक फ्रेमवर्क तैयार करें, पहले नंबर तय करें, जीएडी के थ्रू नंबर तय करें कि कितने हैं, फिर लीगली और फाइनेंशियली इसके वो देखते कि किस तरह किया जा सकता है, एक रोड मैप तय करके, ताकि अगले बजट में इस हाउस के सामने मैं खड़े होकर आपसे ये कहूं कि आज ये किया है और ये करेगा। मुझे यहां लव लेटर्स के हवाले से बात आती है। जब भी हम बात करते हैं कहते हैं कि सर लव लेटर, गवर्नर साहब का, एलजी साहब का खुतबा लव लेटर, ठीक है ना, है क्या करें। ये वाला बजट स्पीच ये भी लव लेटर। अब मैं फूक के कदम रखता हूं कि मैं कुछ बोलूं तो कहीं इसको ना लव लेटर के तौर पे लिया जाएगा, लेकिन मैंने इसको लव लेटर ओन किया। जब प्रेस ने मुझसे पूछा कि आप ऑपोजिशन कहती है दिस इज अ लव लेटर टू द बीजेपी, मैंने कहा बिल्कुल है। It's a love letter to the BJP, it's a love letter to PC, it's a love letter to PDP, it's a love letter to NC, it's a love letter to CPM, it's a love letter to Congress, it's a love letter to Khurshid Saab's party, it's a love letter to independents, it's a love letter to the people of Jammu and Kashmir. Love letter, आप love letter क्यों लिखते हो? प्रेम का इजहार करने के लिए, मोहब्बत का इजहार करने के लिए। क्या मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मोहब्बत करता हूँ? बेशुमार मोहब्बत करता हूँ।
करता हूं और कोशिश की है कि इस मोहब्बत के तहत मैं कुछ उन्हें दे पाऊं। तो मैं शर्मिंदा नहीं हूं कि हमने लव लेटर लिखा और इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी रखी तो हमें 5 साल तक हम लोगों को ये लव लेटर लिखते जाएंगे। लेकिन क्या गुनाह है ना अगर हम किसी का शुक्रिया करें, क्या नाशुक्रगुजार रहें? अगर किसी ने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ किया है, मदद की है, तो क्या मुझे हाउस में खड़े होकर कहना चाहिए कि कुछ नहीं किया, नहीं की मदद? अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जम्मू कश्मीर की मदद की है तो क्या शर्माऊं मैं? क्या मुझे शर्मिंदा होना चाहिए? मैंने उस दिन मदद शुक्रिया किया, आज फिर करूंगा। मैं कुछ करूंगा, मैं फिर दोहराता हूं, मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की मदद की। फिर बात आई कि ये सारा इट्स ऑल पेड फॉर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये तो हमारी मुसीबत है। ये तो मैं खुद कहता हूं, वी डोंट स्टैंड ऑन आवर ओन फीट। हम खुद कफील नहीं है, हम खुद मुख्तार नहीं है, वी आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। उसी चीज को मैं दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूं। और ठीक यही बात आपकी पुरानी बजट की तकरीरों में है। वही जो मैं बात करना चाहता था वही बात तो आपके पहले बजट में है। फाइनेंस मिनिस्टर्स गो टू दिल्ली विद अ बेगिंग बोर्ड। उस बजट की तकरीर में काश जो 4 साल बजट आपने पेश किए उसमें अगर कुछ हुआ होता। In common parlance, I am asserting that I shall not go with a begging bowl to New Delhi. That we will stand on our own feet. नहीं हो पाया ना, नहीं हो पाया। और जो बात उन्होंने उस तकरीर में की वो आज भी सही है। लगभग 35,000 जितना भी हमारा कैपेक्स है उसको खर्च करने के लिए 70,000 से ज्यादा तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो 35,000 करोड़ के काम करने के लिए हमें 70,000 करोड़ से ज्यादा तनख्वाहें देनी है। आप प्राइवेट सेक्टर में किसी भी कंपनी को इस तरह चलाओ तो बैठ ही जाएगी। 35,000 करोड़ का सामान बेचने के लिए अगर आप 70,000 करोड़ से ज्यादा तनख्वाहें दे दो तो वो कौन सी कंपनी चलेगी? साल, 1 साल, 2 साल, उसके बाद बंद। हम जानते हैं ना कि हमें बजटरी सपोर्ट मरकज से लेना पड़ता है। तभी तो हम उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम कमाना शुरू करें। तभी मैंने दोबारा इस बजट के हवाले से पावर सेक्टर पर जोर दिया। मैंने कहा कि चुनाव पे जो हमारी कैपेसिटी है उसको डेवलप करना है। टूरिज्म के लिहाज से मैंने बात की, न्यू टूरिज्म डेस्टिनेशंस के हवाले से बात की, न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के हवाले से बात की, स्टार्टअप पॉलिसी और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैंने बात की। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी कमाई और ना जाना पड़े हमें दिल्ली। शायद हमारे इस 5 साल की हुकूमत में ये सिलसिला पूरी तरह से बदलेगा नहीं, लेकिन शुरुआत तो हो। कम से कम हम पहुंचे वहां पे तो ये सही है कि जम्मू कश्मीर का बजट जो है उसका ज्यादातर बोझ मरकज की बजट पे पड़ता है। लेकिन ये आज की बात नहीं है, ये सिर्फ पिछले 4 महीने की बात नहीं है। मुझे नहीं पता प्री मिलिटेंसी क्या हालत थी, वो तो राजा साहब बेहतर जानते होंगे, लेकिन कम से कम मिलिटेंसी के शुरू होने के बाद तो यही हालत रही। हमने इस बजट के जरिए लोगों को थोड़ी सी राहत देने की कोशिश की। मैं फिर ये बात अपने साथियों के लिए दोहराता हूं
याद करिए, हमारा अक्सर बेशतर कंपैरिजन दिल्ली के साथ की जाती है कि आपकी भी हालत दिल्ली मतलब स्टेट ऑफ दिल्ली, नॉट मरकजी हुकूमत, दिल्ली गवर्नमेंट की तरह है, आपके भी इख्तियारात वही हैं। दिल्ली स्टेट फाइनेंशियली जो है खुद कफील, दे रन अ रेवेन्यू सरप्लस बजट। याद करिए ना, जब अरविंद केजरीवाल साहब ने साल एक पहले बजट लाने की कोशिश की, उस बजट के खिलाफ उसी गवर्नमेंट के अफसरों ने अखबारों में इश्तिहार छापे, याद है आपको? ये है ना यूटी में बजट बनाने की तकलीफ। इसके बावजूद आप बताइए ना, कौन सा सेक्टर टच नहीं हुआ? सोशल सेक्टर, सोशल पेंशन, मैरिज असिस्टेंस, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, सारे सोशल सेक्टर हमने कवर किए। यूथ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए बिलखसूस अलग प्रोविजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जैसे मैंने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह, उस हवाले से डेवलपमेंट के लिहाज से कौन सा सेक्टर ऐसा रहा जो छूटा? आरएनबी, पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति, हेल्थ, एजुकेशन, पावर, सारे। हमने कुछ नई स्कीमें अपने, चाहे वो युवा के हिसाब से हो, चाहे सेहत के हिसाब से हो, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें नहीं है ना। वो कौन सा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके तहत हमने अपनी बहनों को, अपनी माओं को मुफ्त का बस का जो है ट्रांसपोर्ट का दिया? उसमें भी हमारी छोटी बहन जो है नाराज कि किश्तवाड़ को सिर्फ एक बस जाती है ना, वो हमारा कसूर है। क्यों नहीं है और बस है? हम तो अभी आए, कोई बात नहीं, हम इन बसों की तादाद बढ़ा देंगे और बढ़ा के रखेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अगर आज एक ही बस है तो जो डबल इंजन की आप लोग अक्सर बात करते हो, यहां कौन सी डबल इंजन की कमी थी? दिल्ली में भी सरकार आपकी, मतलब मरकजी सरकार, और यहां पे भी आपकी, फिर बसों की तादाद बढ़नी चाहिए थी। अच्छा, उस एक बस में भी अगर उनको मुफ्त चढ़ने का मौका मिला तो क्या हमने उनके साथ गुनाह किया? कल को 5 बसें होंगी, उन 5 बसों में भी हमारी बहनें जो है मुफ्त चढ़ेंगी। साढ़े इतना अगर 10 बसें होंगी, 10 में चढ़ेंगे। इसीलिए ऐसी तो शुरुआत होती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत एक गलतफहमी बीच में हो जाती है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है वो सिर्फ वहां से आता है और यहां इस्तेमाल होता है। कई सारी ऐसी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है जनाब जिसमें हम उनको ऑगमेंट करते हैं, वहां से कम आता है, यहां से उनको बढ़ाने का काम होता है। तो जब उनका यहां असेंबली में जिक्र होता है तो ये गलत बात नहीं है। और मिसाल के तौर पर पीएम जो गोल्ड कार्ड है, उस पीएम गोल्ड कार्ड के तहत सिर्फ बीपीएल तक कवरेज है। उसकी जो बाकी 18 लाख फैमिलियां हैं उसका खर्चा हम उठाते हैं। तो ये जो आप बार बार अपनी तकरीरों में कहते हो कि पीएम गोल्ड कार्ड का पूरे जम्मू कश्मीर को वहां से कवरेज है, नहीं है। अगर सिर्फ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे, सिर्फ बीपीएल कवर होता है। पूरे जम्मू कश्मीर को कवरेज के दायरे में जम्मू कश्मीर के बजट का पैसा आता है। समग्र में जब ग्रांट्स पे बात होगी इसमें तफसीलन एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा बात करेंगे, लेकिन इसमें भी जो वहां से मिलता है उसको यहां पे ऑगमेंट किया जाता है। वहां पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वेजेस
लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स। हमने 28,000 के लिए जो रेगुलर सैलरी वाले हैं उनको इसके दायरे में लाके उन्हें जो है इसके वेजेस ऑगमेंट किए हैं समग्रा के तहत। इसी तरह नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो सोशल वेलफेयर की स्कीम है, 1.43 लाख बीपीएल फैमिलीज जो है वो कवर होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंडिंग से। जो बाकी 8 लाख पेंशनर हैं वो यूटी जेएनके की एक्सचेकर से कवर हो जाते हैं। तो जब हम यहां पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के हवाले से बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि वहां से पैसा आता है और यहां सिर्फ बैंक टेलर की तरह हम पैसा बांटते हैं और हमारा और कोई काम नहीं है। वहां से जितना आता है उसको हम यहां बढ़ा के फिर लोगों को पेश करते हैं। तो जब आप ये तासुर देने की कोशिश करते हो कि हमारा कुछ है ही नहीं इसमें, सारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, गलत है। थोड़ा सा वहां से आता है लेकिन उसका अक्सर बेशतर हिस्सा जो है यहां हम बढ़ा के लोगों को पेश करते हैं। इन तमाम चीजों में, और इसलिए सेक्टर वाइज और इन चीजों पे नहीं जाऊंगा डिटेल में, क्योंकि मैं जानता हूं कि कल से ग्रांट शुरू होंगी और तफसीलन हर डिपार्टमेंट को लिया जाएगा। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि आप इस बजट की सबसे बड़ी खासियत क्या है, मैं ये कहूंगा कि ये पहली मर्तबा है कई सालों के बाद कि जम्मू कश्मीर का बजट जम्मू कश्मीर के लोगों के तहत जम्मू कश्मीर की असेंबली में पेश हुआ। इसमें खामियां होंगी, इसमें कमजोरियां होंगी, कोई डॉक्यूमेंट कोई बजट जो है वो परफेक्ट नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बजट यहां पर डिस्कस हो रहा है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में नहीं। इसको बनाने में आप सबका रोल है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन शायद ही आप में से कोई है जिसकी सुनवाई नहीं हो इसको बनाते वक्त। आज इसको डिस्कशन किया जा रहा है तो आप कर रहे हो, वहां पे बैठे हुए एमपी हजरात नहीं। इसको पास आप करोगे, वो नहीं। बड़ी मुद्दत के बाद, बहुत इंतजार करवाने के बाद, बहुत पापड़ बेलने के बाद हम इस नौबत पे आए हैं कि जम्मू कश्मीर के बजट का फैसला जम्मू कश्मीर के चुने हुए नुमाइंदे कर रहे हैं। और ये इस बजट की सबसे बड़ी बात है। इस बजट के तहत हमने कोशिश की कि लोगों को अपनी आवाज वापस मिले। जो हमने कहा था, वी वांट टू रिस्टोर द डिग्निटी, ये एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये उस हिस्से में एक शुरुआत। सोशल इक्विटी, ये उस तरफ एक कदम है। स्पीकर साहब, जम्मू कश्मीर के आवाम को ये यकीन देते हुए कि हमने चंद छोटे कदमों से अपना सफर शुरू किया है। वो कहते हैं कतरा कतरा समुंदर बनता है, इनको कतरे ही मान लीजिए, लेकिन इन कतरों को जमा कर करके इंशाल्लाह हम 5 साल के बाद लोगों को समुंदर पेश करेंगे। मैं तमाम ऑनरेबल मेंबर्स का इस डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए शुक्रिया करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये बजट जो है जब मौका मिलेगा इसको पास करके हम लोगों के हवाले करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारी आज की कार्रवाई खत्म होती है। हम मुल्क के 12 मार्च 2012 सुबह 10 बजे ये